उत्तर प्रदेश का बहराइच, जहां एक धार्मिक उन्माद होता है और राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की सांसें रोक दी जाती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रतिकार करती है और दोषियों का एनकाउंटर किया जाता है। और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। परंतु हत्यारों के एनकाउंटर पर कुछ लोग आंसू बहाने लगे हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिलता है एनकाउंटर से। ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है। संशय कुछ नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते। तो इस वीडियो में हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि इन एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश को क्या मिला है और क्या ये एनकाउंटर सही थे, जरूरी थे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी बहराइच कांड के बाद एनकाउंटर्स हुए हैं और अखिलेश यादव से लेकर एक पूरा वर्ग एनकाउंटर्स पर प्रश्न उठा रहा है। तो क्या एनकाउंटर सही है या गलत, ये समझने से पहले बहराइच की घटना और उसके बाद हुए एनकाउंटर्स को समझना पड़ेगा। 17 अक्टूबर को बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से सरफराज घायल हो गया। सरफराज के साथ हिंसा का आरोपी मोहम्मद तालीम भी था। दोनों नेपाल की ओर भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपरा कोतवाली क्षेत्र में हांडा बसेरी नहर के पार हुआ। एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था। उन लोगों ने पुलिस पर फायर भी कर दिया था। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहा था। बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालीम को गोली लगी थी। परंतु जानने का विषय यह है कि बहराइच में ऐसा हुआ क्या था जो ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं। तो जी 13 अक्टूबर को महाराजगंज की सड़कों से दुर्गा विसर्जन जुलूस के गुजरने के दौरान एक मस्जिद के पास तनाव फैल गया। जुलूस के दौरान डीजे बजने को लेकर स्थानीय मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। मुस्लिम भीड़ ने अब्दुल हमीद के घर से पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की। ये उस वक्त का वीडियो है जब मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस उस घर के सामने खड़ी होती है जहां से उपद्रव की शुरुआत हुई। डीजे बज रहा होता है, दूसरा समुदाय डीजे रोकने को कहता है, पहला पत्थर चलता है। जुलूस में शामिल लोग पुलिस को पत्थरबाजी रोकने के लिए कहते हैं। इसी बीच यात्रा में जा रही देवी की प्रतिमा खंडित हो जाती है और राम गोपाल उस घर की छत पर जाते हैं। 2 हरे झंडे उतार दिए जाते हैं और भगवा झंडा वहां पर लहरा दिया जाता है एक तार के साथ। इस घर पर टंगे मजहबी झंडे को उतारने मृतक राम गोपाल मिश्रा पहुंचता है। वो पड़ोस का मकान फांद कर पहुंचता है, झंडा उतारता है, तभी गोली चलती है और वो गिर पड़ता है। बस फिर क्या था, आरोपियों ने राम गोपाल मिश्रा को उसी घर के अंदर खींच लिया और उसकी हत्या कर दी। मिश्रा की मौत के बाद तनाव बढ़ गया और उसके अंतिम संस्कार के दौरान कई लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। महाराजगंज इलाके में गुस्साई भीड़ ने कई दुकानें जला दी और वाहनों में भी आग लगा दी। परंतु इस घटना पर जो रिएक्शन आए ना, वो हतप्रद करते हैं। कई विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप लगा दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी सरकार लंबे समय से फर्जी मुठभेड़ कर रही है, वो केवल अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी पुलिस की आलोचना की और योगी आदित्यनाथ की नीतियों को ठोक देंगे की नीति कहा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और राज्य में फर्जी मुठभेड़ों की सूची बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहराइच प्रशासन और सरकार की विफलता है। ये लोग जीरो टॉलरेंस और हर कार्यक्रम को शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करने की बात तो करते हैं, तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था तो वहां पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये लोग राम गोपाल मिश्रा के बारे में भी 2 शब्द बोल सकते थे, पर इन्होंने बोले नहीं, केवल वोट बैंक की चिंता की और इसी कारण एनकाउंटर्स पर स्टेटमेंट आ गई। एनी हाउ, क्या ये एनकाउंटर सही थे या नहीं, यदि ये समझना है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसका इतिहास देखना पड़ेगा और उससे राज्य को क्या मिला है वो देखना चाहिए। चलिए वो आगे देखते हैं। देखिए, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तब उन्होंने भय बिनु होय न प्रीत का सिद्धांत अपनाकर सरकार चलाने का निश्चय किया था। सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सबसे पहले मंसूर पहलवान का एनकाउंटर किया था। उसका एनकाउंटर मेरठ की पुलिस ने किया था। मंसूर पहलवान उस समय का एक दुर्दांत और इनामी बदमाश था। इस एनकाउंटर के बाद भी पूरा विपक्ष
इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। अब इस पहले एनकाउंटर के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्टिव हो गई थी और योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए ऐसे कई एनकाउंटर्स किए गए। 7 वर्षों में यूपी पुलिस द्वारा 10,000 से भी ज्यादा बदमाशों के साथ मुठभेड़ की गई है, जिसमें से कुल 210 बदमाशों की जान चली गई। मारे गए बदमाशों में विकास दुबे, गौरी यादव, आदित्य राणा, मनीष सिंह और असद अहमद जैसे कुख्यात अपराधी शामिल थे। परंतु इस डेटा से अलग इसमें से कुछ एनकाउंटर से जुड़े तथ्य और कहानियां भी हमें जाननी चाहिए। बालू खनन माफिया पुष्पेंद्र यादव के साथ 9 अक्टूबर 2019 की रात मोट के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान की कहासुनी हो गई थी, जिसमें माफिया ने थाना अध्यक्ष पर ही गोली चला दी थी और उनकी कार भी लूटकर भाग गया था। यूपी पुलिस ने उसी रात नाकाबंदी करके एक मुठभेड़ में पुष्पेंद्र यादव को मार गिराया था। यूपी पुलिस द्वारा मारे गए सबसे मुख्य अपराधियों में सबसे चर्चित नाम आता है विकास दुबे का। 3 जुलाई 2020 को पुलिस को सूचना मिलती है कि विकास दुबे कानपुर के बिकरू गांव में छुपा हुआ है। इसी सूचना पर पुलिस वहां धावा बोलती है और विकास के साथ पुलिस का घमासान मुठभेड़ होता है, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करके विकास दुबे फरार हो जाता है। इसके बाद विकास का धरपकड़ चलता है और 9 जुलाई 2020 को विकास उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पकड़ा जाता है और जब उसे वहां से यूपी लाया जाता है ना, तो 10 जुलाई के दिन कानपुर के पास उसकी गाड़ी पलट जाती है, जिसमें विकास पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में मारा जाता है। यूपी पुलिस की एसटीएफ ने भी बुंदेलखंड में 20 साल से आतंक मचाने वाले अपराधी गौरी यादव का 30 अक्टूबर 2021 को चित्रकूट के जंगलों में एक मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया था। ये अपराधी भी विकास दुबे की तरह 5 लाख का इनामी था। बुंदेलखंड पर वर्षों से राज करने वाले डकैत सुनील सिंह का एनकाउंटर भी यूपी की नोएडा यूनिट एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मिलकर 20 फरवरी 2023 को कर दिया था। इस मुठभेड़ में डकैत सुनील सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया था, परंतु डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और मकसूदन के बेटे गुलाम को भी यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल 2023 में झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। ये दोनों उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। इसके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए थे। एनकाउंटर से पहले इन दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम था। इनके अलावा भी यूपी पुलिस ने और कई प्रमुख एनकाउंटर्स को अंजाम दिया है, जैसे कमल को जुलाई 2019 में मार गिराया था। शिव शक्ति नायडू, जिस पर 2 लाख का इनाम था, मेरठ के कंकर खेड़ा में एनकाउंटर हुआ था उसका। वाराणसी के लोहता में मनीष सिंह का एनकाउंटर और सुल्तानपुर के डकैत मंगेश यादव का एनकाउंटर। इन सभी एनकाउंटर से कैसे अपराधियों में डर का माहौल छा गया और 2017 के बाद से योगी सरकार ने कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, जिससे अपराधी खुद पुलिस के पास सरेंडर करने आने लगे। चलिए अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, अब तक हम ये जान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 से न्याय व्यवस्था को टाइट करने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा चुके हैं, पर यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि योगी से पहले यानी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था का संचालन कैसे होता था। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सपा और बसपा इन 2 पार्टियों की मुठभेड़ एक आम बात थी और यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था दोनों डगमगा रही थी और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते थे। देखिए, एक पाँव संसद में एक पाँव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। जिसका दायरा ज़्यादा बड़ा हो कुख्यात कहलाएगा। 2013 में अखिलेश यादव सत्ता में आया और कानून व्यवस्था पर लचर रुख रखने के कारण अखिलेश प्रशासन में कई हाई प्रोफाइल कांड हो गए। 2013 में एक ऐसी घटना होती है जिसने उत्तर प्रदेश की बुनियाद ही हिला दी थी और ये घटना थी मुजफ्फरनगर के दंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक सिग्निफिकेंट और ट्रेजिक घटना थी। संक्षेप में 2 हिंदू युवकों ने एक मुस्लिम लड़के पर यह आरोप लगाया था कि वह हिंदू लड़की को स्टॉक कर रहा था। बात पंचायत तक पहुंची और पंचायत से हिंसा था। परंतु जब हिंसा की आग जल रही थी ना, तो उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार कुछ नहीं कर रही थी। विष्णु सहानी कमीशन ने ये बात पॉइंट आउट की कि ये दंगे लोकल ऑफिशियल्स की अक्षमता के कारण हुए थे। जो भी थोड़ी बहुत ब्रांड इमेज अखिलेश यादव ने बनाने का प्रयास किया था वो धुंधली हो रही थी। यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, एजेंट ऑफ चेंज, ये सब नष्ट हो रहा था। जब कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हो तो ये नष्ट होगा ही और आधे से अधिक पोल प्रॉमिसेस उन्होंने पूरे ही नहीं किए थे। ये एक इकलौती ऐसी घटना नहीं थी जिसमें अखिलेश की सरकार फंसी थी। लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही ऐसा था, परंतु लॉ एंड ऑर्डर अब कैसा है उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ तुलना दिखाता हूं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2017 से 2020 तक कंपैरिजन करें तो महिलाओं पर अपराध 13% से कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में।
जैसे अपराध भी लगभग 13% से कम हुए उत्तर प्रदेश में। महिलाओं से यौन हिंसा तो 34% तक घट गई है। अपहरण जैसे अपराध 35% तक घट गए हैं। 2017 से 2020 तक दंगों में 31% की गिरावट देखी गई है। रॉबरी जैसे अपराधों में 60% की कमी दिखी है। डकैती में भी लगभग 60% की कमी दिखी है। इसके अलावा दहेज के केसेस में भी मामूली गिरावट आई है। क्या ये सारा डेटा आपको लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस नहीं दिखाता? एनीवेज, इस समय की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है, पर इसके विपरीत 2017 में CAG यानी वह सरकारी विभाग जो सरकार की वित्तीय परीक्षण करता है सरकार का, उसकी रिपोर्ट में यह दिखा था कि अखिलेश सरकार ने 97,000 करोड़ की अनियमितता दिखाई थी। विश्व रिपोर्ट ने कहा था कि उनकी सरकार ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखा पाई थी कि इतना पैसा लगाया कहां गया था, खास तौर पर पंचायत राज और शिक्षा विभाग से। योगी आदित्यनाथ ने आते ही अपना प्रमुख ध्यान क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में लगा दिया, जिसके कारण माफिया और उससे जुड़े लोग या तो समाप्त हो गए या सरेंडर कर रहे हैं। हर बड़ी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से अब तक का क्राइम रेट यूपी के अंदर बहुत घटा है। अब सरकार अपना ध्यान विकास कार्यों पर लगा रही है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स योगी आदित्यनाथ के इन कदमों की यानी एनकाउंटर्स की आलोचना कर रहे हैं, परंतु इसी सख्त रवैये के कारण एक आम व्यक्ति यूपी में निर्भय होकर चल सकता है। और इसका परिणाम पता है क्या है? आज कई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है, डिफेंस हब बन रहा है। कैसे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है, वो आगे देखते हैं। देखिए, पूर्ण विकास की राह आर्थिक विकास के बिना आसान नहीं है। अपने राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखना बिना राज्य में शांति बनाए संभव ही नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश को कभी क्राइम का गढ़ माना जाता था, उसी उत्तर प्रदेश में शुरू के 3 साल में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्राइम को ऑलमोस्ट आधा कर दिया था। जहां रेप के 2016 और 2017 में मिलाकर 9,000 से ज्यादा मामले थे, वहीं 2020 में कुल मिलाकर रेप के 2,769 यानी 2,769 मामले ही शामिल हुए थे। चोरी और मर्डर के मामले भी लगभग आधे हुए थे। जो उत्तर प्रदेश एक समय विकास दुबे, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स के खौफ में जी रहा था, वहां अब गैंगस्टर्स खौफ में हैं और ऐसे गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। क्या प्रभाव हुआ इसका? तो जी, इसका प्रभाव ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन रुकने लगे। 2023 के उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के अनुसार 32 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। 2018 में यह संख्या लगभग 4 लाख करोड़ ही थी और उस समय भी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार थी। इसका बेसिक कारण लॉ एंड ऑर्डर का सुधार और नीतियों में सुधार था। 2020 तक यूपी की ईज ऑफ बिजनेस की जो रैंकिंग थी वो देश में दूसरे नंबर पर आ गई थी, जो 2019 में 12वें नंबर पर थी। और इसका रिजल्ट ये रहा कि अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो रेट था ना, वो गिर गया। इससे पहले यूपी में इन्वेस्टर समिट्स ही नहीं होते थे, कारण था गुंडा राज। 1980 के दशक के एक उदाहरण से देखते हैं। वीर बहादुर सिंह उस समय के CM पूर्वांचल के क्षेत्र को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे। वो बजाज को गोरखपुर में प्लांट लगाने के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने जब सर्वे किया तो वहां के गैंगस्टर हरिशंकर तिवारी ने बजाज के कर्मचारियों से रंगदारी लेना आरंभ कर दिया। प्रोटेक्शन मनी, बजाज फिर लौट कर नहीं आया। यह स्थिति मायावती और मुलायम के आने के बाद और बिगड़ती गई और 2017 तक यही स्थिति रही, एक आध शहरों को छोड़ दें तो। परंतु आज स्थिति यह है कि पंजाब के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में सेफ फील नहीं कर रहे हैं और यूपी की ओर भाग रहे हैं। गुजरात के जो व्यापारी हैं वो यूपी में 38,000 करोड़ रुपए लगाने की बातें कर रहे हैं। यही पैसा इन्वेस्ट होकर लोगों तक पहुंचता है और ये सब आरंभ हुआ 2017 के एनकाउंटर से। 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करवाया था, जिसके बाद पूरी दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आते हैं वहां पर। टोटल 18,643 MOU साइन होते हैं, जिसमें लगभग 32 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को मिलती है। ये इन्वेस्टमेंट पूरे उत्तर प्रदेश में आई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर को 7 लाख करोड़, आगरा को 2 लाख करोड़, गाजियाबाद को 1 लाख करोड़ और अलीगढ़ को 47,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली। जमीन पर इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट फलीभूत होगी, ये एक प्रश्न उठाया जा सकता है, परंतु ये सिर्फ 2023 की कहानी है MOUs की। आज योगी आदित्यनाथ का टारगेट है उत्तर प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। एटलीस्ट टारगेट तो है, और ये टारगेट कभी भी राज्य में बिना शांति के संभव नहीं था और शांति एनकाउंटर्स लेकर आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ये सही है या नहीं, ये देश की जनता सोचे। उत्तर प्रदेश की जनता को इसका निर्णय लेना चाहिए। जो भी आपके मन में है, जो भी आपका निर्णय है, आप उस निर्णय को, आप अपने मन को कमेंट्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसे अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं
अगले एपिसोड में।